हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा कि आपके सीए इंटरमीडिएट में जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर है उसके चैप्टर का अपन रिवीजन करने जा रहे हैं। और रिवीजन्स में मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं वो आज के रिवीजन्स में कुछ करवाऊंगा। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखो गाइस, सबसे पहले आपको आईसीए मॉड्यूल में जो आपको लेटेस्ट रिकैप्चर ये एक समरी दे रखी है पेज के लास्ट में, आपका जो चैप्टर एंड होता है वहां लास्ट में समरी दे रखी है। इसी समरी से मैं आपको रजिस्ट्रेशन का रिवीजन है वो करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज कि आपको ये पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जीएसटी नंबर होते हैं, उसको लेने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब देखो, सबसे पहले इसमें बेसिक आपको बता रखा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में पहला पॉइंट दे रखा है आपको कि रजिस्ट्रेशन इज इन जीएसटी इज पेन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जाता है वो पेन बेस होता है, आपका पैन कार्ड होता है वो उसमें यूज किया जाता है। और स्टेट स्पेसिफिक मतलब हर स्टेट के लिए है वो, आपको एक अलग अलग सेपरेट जीएसटी नंबर होता है वो लेना पड़ता है। जैसे आगे लिखा हुआ है कि वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, आपको एक स्टेट के लिए एक रजिस्ट्रेशन अलाउ है। हाउ यूर ए बिजनेस इंटिटी हैविंग सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा एक प्लेस है वो मान लो राजस्थान में है, राजस्थान में मान लो सपोज करो जयपुर में है। जयपुर के बाद में मेरे तीन चार अलग अलग प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, मेरे मान लो दिल्ली में भी है, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है। ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ पर मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो मैं एक सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा अलग अलग किया हुआ है, तो उनके लिए मैं अलग अलग जीएसटी नंबर है वो भी ले सकता हूँ। अब जीएसटी आईएन का इसमें पूरा नाम दे रखा है कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कोड, और ये 15 डिजिट का एक नंबर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेटिंग देयर इन जीएसटी आईएन इज मेड अवेलेबल टू एप्लीकेंट ऑन द जीएसटी कॉमन पोर्टल। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि जीएसटी जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का नंबर होता है 08। जैसे राजस्थान का स्टेट कोड होता है 08, जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो आपके होते हैं स्टेट कोड के। जैसे हरियाणा के 06, दिल्ली के हैं आपके 07। और बाद के जो 10 डिजिट है, बाद के जो 10 डिजिट है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि जो 10 डिजिट होते हैं वो होते हैं आपके पेन नंबर, वहां से एज इट इज वो कॉपी पेस्ट होते हैं। और बाद में जो 3 डिजिट होते हैं जैसे लिखा हुआ होता है 1ZC, 1ZP, तो वो एक रैंडम नंबर होते हैं, वो फिक्स पोर्टल के थ्रू किए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द टैक्सेस जीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। तो जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी सेस दे रखे हैं आपको, कि जीएसटी के टाइप आपको दे रखे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन, इसके लिए इस टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, सारों का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। वो होता है आपको जीएसटी नंबर लेना है जिसमें ये सारे टैक्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इसके बाद में गाइज अपन बात करेंगे पर्सनल लाइबल टू रजिस्ट्रेशन की। ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनको, ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना है, वो लाइबल है। लाइबल है का मतलब है क्या है कि उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो भी एक पर्सन या एक बिजनेस या कुछ भी चल रहा है तो डिपेंड करता है कि उसकी सेल्स, उसके बिजनेस में उसकी टर्नओवर कितनी है। तो टर्नओवर देखा जाता है तो आपको सबसे पहले गाइज यहाँ से स्टार्ट करना जाता है। टर्नओवर को इंग्लिश में यहाँ पर बोला जाता है एग्रीगेट टर्नओवर। जो जो सेल्स होती है उसी को एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट का नाम दिया जाता है यहाँ पर। और वो सेम पेन के लिए आपको लेनी होती है। एप्लीकेबल थ्री ओल्ड लिमिट आपको दे रखी है, मतलब जो टर्नओवर की लिमिट दे रखी है। तो सबसे पहले एक ऐसे स्टेट्स जहां पर आपकी जो गुड्स की लिमिट है वो 10 लाख और सर्विसेज की लिमिट भी है 10 लाख। देखिए, स्टेट्स विथ थ्री ओल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अंटी आपको शॉर्ट में याद रखना है, अंटी। 4 स्टेट्स के लिए आपको गुड्स एंड सर्विसेज की लिमिट दे रखी है 10 लाख। फिर आपको 20 लाख की लिमिट दे रखी है गुड्स एंड सर्विसेज की। और उनमें स्टेट्स दे रखी है आपको अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। ये 6 स्टेट है, तो आप इसको शॉर्ट नाम में याद रख सकते हो, AMPSTU। AMPSTU, ए का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, अम का मतलब होता है मेघालय, पी का मतलब होता है पुडुचेरी, AMPSTU सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड। ये 6 स्टेट्स आप याद रख सकते हो। पहले का मैंने बताया एम, थर्ड, दूसरे का मैंने बताया आपको AMPSTU। और आगे दे रखा है स्टेट विथ थ्री और लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बोथ गुड्स एंड सर्विस एंड 40 लाख फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स की।
जो 20 लाख की लिमिट है वो सप्लाई, जो सर्विस आप दोगे तो सर्विस के अंदर आपको क्या करना होता है कि जो लिमिट है वो 20 लाख तक ही है, 20 लाख तक। लेकिन गुड्स की जो लिमिट है वो ऑल अदर स्टेट्स में 40 लाख है। जैसे आपको पूछ लिया जाए राजस्थान में जो है वो गुड्स की लिमिट कितनी है, तो 40 लाख है। राजस्थान में सर्विसेज की लिमिट कितनी है, तो वो आपकी 40 लाख है, 20 लाख से। दिल्ली में कोई पर्सन माल बेच रहा है, माल बेचना मतलब माल वो सेल कर रहा है, तो उसकी टर्नओवर लिमिट 40 लाख होगी। अगर वो सर्विसेज सप्लाई करता है, सर्विसेज मान लो कोई सीए सर्विस दे रहा है, या कोई अलग अलग पर्सन है जो सर्विस रिपेयरिंग के काम में हो, ऐसे काम जो मान लो एजुकेशन सेक्टर है, कोचिंग कर रखी है किसी ने, तो उसका टर्नओवर तो वो सर्विस कैटेगरी में आ जाता है। इसमें लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, तो सारे अदर स्टेट्स है वो इसी में आते हैं। इसके बाद में आपको गाइस पॉइंट दे रखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केस। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जिनको रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी हालत में लेना ही है, उनके पास कोई चॉइस, कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी एज पर जीएसटी लॉ। तो सबसे पहले बोला गया है पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा पर्सन जो टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है। इंटर स्टेट सप्लाई आप जानते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सप्लाई देना। एक स्टेट से जब आप दूसरे स्टेट में सप्लाई देते हो उनको बोलते हैं इंटर स्टेट। तो मैं राजस्थान का व्यक्ति हूँ और मैंने माल भेज दिया दिल्ली में, तो दिल्ली में माल भेज दिया, इसका मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपल्सरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही वांट्स टू मेक सप्लाई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है कि जैसे मान लो मैं राजस्थान में जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस मान लो है, लेकिन मैं जगह जगह घूमकर माल बेचता हूँ। मैं कभी मान लो हरियाणा भी चला जाता हूँ, कभी कौन सी स्टेट में चला जाता हूँ, कभी मान लो मेरी स्टेट्स में अलग अलग प्लेसेस पर जाता हूँ। तो मेरा एक कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं, मेरा है ही नहीं प्लीज फिक्स प्लेस। तो मैं जहां जहां जाऊंगा मेरे को वहां वहां की जीएसटी नंबर वो लेने पड़ेंगे। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ऐसा पर्सन होता है जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, वो जगह जगह घूम घूम कर अलग अलग जाकर एक्सीबन से कोई सेल लगाकर माल बेचते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अ पर्सन रिसीविंग सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सपोज मैं कोई एक ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जिस पर टैक्स है वो रेसिपिएंट के द्वारा पे किया जाएगा। जैसे मान लो एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक सिक्योरिटी गार्ड जब किसी कंपनी को सर्विस देता है या किसी फर्म को सर्विस देता है, सिक्योरिटी गार्ड जब सर्विस देता है तो सिक्योरिटी गार्ड के पास तो कोई जीएसटी नंबर होंगे नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन है। तो इंडिविजुअल पर्सन है वो आसपास कहीं पड़ोस से अपन ने अपनी जान पहचान से किसी का रखा हुआ है, तो कंपनी है उसने क्या किया, हम सिक्योरिटी गार्ड को मान लो 15,000 रुपए की सैलरी देते हैं, और तो उस सर्विसेज पर जीएसटी है। तो सर्विसेज प्रोवाइड कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड तो कर रहा है वो सिक्योरिटी गार्ड, और रेसिपिएंट कौन है यहाँ पर, वो कंपनी, और सप्लायर कौन है, वो सिक्योरिटी गार्ड। तो जो रेसिपिएंट होते हुए आप उसका टैक्स, उस सिक्योरिटी गार्ड पर जो सर्विस पर जो टैक्स है रेट, वो आप गवर्नमेंट को पे करोगे अपनी जीएसटी नंबर के थ्रू, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो भी आपको कंपलसरी लेना है। इस प्रकार आगे दे रखा है दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर नोटिफाइड एज लाइबल फॉर टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 95। ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर नोटिफाइड एज लाइबल फॉर टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 95। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जो मान लो वो अमेजोन वगैरह हो गए, वो सारे इसमें कन्वर्ट है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु डू नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, को बाहर का पर्सन इंडिया में आ जाता है। अगला दे रखा है पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। जो टीडीएस वगैरह गुड्स एंड सर्विसेज पर जहां पर डिडक्ट किया जाता है वो उनको भी लेना होता है। ए पर्सन हु सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन एन एजेंट ऑफ सम प्रिंसिपल। तो अगर आप किसी दूसरे की बिहाफ पर माल वगैरह सप्लाई करते हो और सप्लाई अदर देन नोटिफाइड अंडर 95 हु सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी इसी कैटेगरी में है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल है, टीसीएस डिडक्ट करने के लिए लाइबल है, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे पर्सन स्पेसिफाई कर रखे हैं जिनको टीडीएस मतलब जीएसटी नंबर लेना है, वो कंपलसरी है। इसके बाद में गाइज आपको दे रखा है पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मैं मान लो सब्जियां बेच रहा हूँ, केवल और केवल फ्रूट्स बेचता हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ या ऐसा काम करता हूँ, या मान लो गाय को चारा खिलाने वाला, वही वही चीजें बेचता हूँ। या मान लो मैं बनाना बेच रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज बेच रहा हूँ जिस पर टैक्स है ही नहीं। एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस बोथ नॉट लाइबल टू टैक्स और फुल्ली एग्जिम्ड फ्रॉम टैक्स, जिस पर या तो टैक्स नहीं लगता या वो सरकार के द्वारा क्या की है, फुल्ली एग्जिम्ड है। एग्रीकल्चर
लिस्ट वे लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मेरी खेती है तो वहां से मैं कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मेरे फसल वगैरह उगती है। तो कृषि एग्रीकल्चर वालों के लिए जीएसटी वैसे भी नहीं है। रिवर्स चार्ज पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, मैं केवल ऐसी सप्लाई दे रहा हूँ जिसमें सामने वाला टैक्स चुकाएगा। जब सामने वाला टैक्स चुकाएगा, मान लो मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं ऐसी सर्विस दे रहा हूँ जिस पर टैक्स है, मैं तो कैसे दूंगा, मेरे पास जीएसटी नंबर है ही नहीं। तो सारे के सारे रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स हो रहे हैं, तो सामने वाला चुका रहा है, तो मेरी वहां पर नीड का पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख। या तो आपने देखा है कि जिस व्यक्ति की सेल है वो 20 लाख 40 लाख, मतलब गुड्स के केस में 40 लाख और सर्विसेज के केस में 20 लाख तक है, तो उनको तो वैसे भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख रुपीज, इसको भी नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई नोटिफाइड, मतलब आप जितना को आपको नोटिफाइड किया गया उतने रुपए तक आप माल बेच सकते हो। ये सिंपल आपको नॉर्मल आगे पॉइंट दिए हुए हैं। वेयर एंड बाई वेहन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन कहाँ और किस प्रकार से कब करवाना है। तो देखो गाइज, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक व्यक्ति जो माल बेच रहा है और जीएसटी नंबर उसका टर्नओवर है वो एक्सीड कर गया है, तो वो उसी दिन से क्या है, जीएसटी में नंबर लेने के लिए, जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। अब उसको एक रजिस्टर्ड पर्सन बोला जाता है सेक्शन 22 और 24 में, कि उसको कहाँ लेना है। तो भी मैं राजस्थान में माल बेच रहा हूँ तो मेरे को जीएसटी नंबर राजस्थान में लेने हैं, दिल्ली में बेच रहा हूँ तो मेरे को जीएसटी नंबर है वो दिल्ली में लेने हैं। और लेने कब तक है, तो लेने कब तक है, तो गाइस इसमें कहा गया है कि आपको जीएसटी नंबर जो लेने हैं वो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जैसे मेरा टर्नओवर आज मेरा टर्नओवर है वो 40 लाख से एक्सीड किया, तो विद इन 30 days मेरे को आज से अप्लाई करने होंगे। और एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज सो लाइबल, मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जहां जिस स्टेट से आता है वहां वो करवाएगा एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पांच, जैसे मान लो मैं हरियाणा जा रहा हूँ, तो हरियाणा में मान लो मेरे को एक सेल लगानी है, तो सेल लगाने से पहले मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो 5 दिन पहले मेरे को जीएसटी नंबर लेना कंपल्सरी। अब वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन, वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई मेरी सेल ही 5 लाख है, मेरा सेल ही मैं साल में 5 लाख करता हूँ, फिर भी मेरे को जीएसटी नंबर लेने की जिद है, तो सरकार ने आपको मना किया ही नहीं, आप जीएसटी नंबर इजीली ले सकते हो। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन, person not liable to be registered under section 22-24 may get himself registered voluntarily, आप स्वेच्छा से आगे है वो काम कर सकते हो। इज दैट क्लियर गाइज? unique identification number in respect of supply to some notified agencies of United Nations organization, multinational financial institution and other institution, a UN institute, मतलब कुछ ऐसी हैं एजेंसीज वगैरह है जिनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लेना जरूरी होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा, जैसे मान लो मेरा टर्नओवर आज है वो 40 लाख से एक्सीड हुआ है, अगर मैंने विद इन 30 days जीएसटी नंबर लेने के लिए अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी ऑन विच द पर्सन बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन। जैसे मान लो आज डेट कितनी है, आज डेट है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर और मैंने विद इन 30 डेज का मतलब है कि मैंने 20 दिसंबर को अप्लाई कर दिया, तो 20 दिसंबर को मैंने अप्लाई किया, तो मेरी जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मानी जाएगी कब की, मेरी जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो मानी जाएगी जिस दिन से मैंने अप्लाई किए है, ऑन विच ही पर्सन लाइबल टू रजिस्ट्रेशन में आज लाइबल था। और एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर 30 days ऑफ एप्लीकेंट बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, तो इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लो मैंने आफ्टर 30 days है वो जीएसटी नंबर अप्लाई किए, तो जिस दिन मेरे को जीएसटी का सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी पोर्टल से या जीएसटी डिपार्टमेंट से, मैं उसी दिन से मेरी रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। आगे इसमें गाइज आपको पॉइंट दिया हुआ है प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन की, क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं आपको इस प्रोसेस को एक सिंपली बता देता हूँ इस प्रोसेस को। जैसे मान लो मैं हूँ या आप हो या एक कोई पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, उसको वो क्या करता है, अपनी दुकान या अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में माल सेल करता है तो उसका एक दिन टर्नओवर वो 40 लाख से ज्यादा हो जाता है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना है। या मान लो 40 लाख से ज्यादा नहीं भी होता है फिर भी उसको लेना है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो दोनों में सेम है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि मेरे पास एक पैन कार्ड है, मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, मेरे पास मेरे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, जो प्लेस ऑफ बिजनेस उसका प्रूफ ऑफ बिजनेस, या तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा या वहां का रेंट एग्रीमेंट होगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी खुद की है तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, अगर मेरी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है
तो वहां के नाम का आपको रेंट एग्रीमेंट है वो बनवाना होगा। मान लो प्रॉपर्टी है वो मेरे फादर के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो एक कंसेंट लेटर आपको लेना होगा। मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन में है तो आपको एक कंसेंट लेटर लेना होगा कि भी मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को ये जमीन दे रहा हूँ, ये अपना बिजनेस करेगा। तो ये सिंपली एक प्रोसेस रहता है। तो पार्ट ए है, उसमें आपको फॉर्म ए दे रखा है, GST-01 ऑन कॉमन पोर्टल। मतलब आपके डाटा डाले जाते हैं तो सबसे पहले OTP आता है आपके मोबाइल पर। उससे क्या होता है कि आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यूजिंग TRN एप्लीकेंट श्योर इलेक्ट्रॉनिक सबमिट। सबमिट करेगा वो आपको क्या सबमिट करेगा पार्ट बी में। मतलब TRN जनरेट हो जाएंगे, TRN जनरेट होंगे तो आप लॉगिन करोगे, फिर आपको पार्ट बी में सारी डिटेल्स है वो फिल करनी होगी। और एक बार GST नंबर आप अप्लाई कर देते हैं तो GST डिपार्टमेंट उसका वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन करने के बाद में अगर उसमें कोई करेक्शन आपको करवाना है उनसे, मतलब अगर मान लो आपने कुछ डिटेल गलत डाल दी तो वो एक नोटिस जारी करते हैं सिंपली कि भाई ये डिटेल आप डाल दो। अगर आप डाल देते हो उसके विद इन 7 डेज, मतलब इसमें जितनी भी डेज आप लिखे हुए आप एक बार नॉर्मल इसको क्विज लेवल में देख लेना कि अगर आपने वो करेक्शन करके डाटा डाल दिए तो आपको GST नंबर मिल जाएगा। अगर आपने कुछ रॉन्ग डिटेल डाली तो वो आपको मतलब GST नंबर है वो इजीली जारी नहीं करेंगे, तो आपको वापस से वो री एप्लीकेशन फाइल करना होता है। इज दैट क्लियर गाइस? आगे दे रखा है स्पेशल प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो गाइस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए आपको दे रखा है कि from where he seeks to supply as a casual taxable person, untaxable दे रखा है want to effect taxable per any state India for that he need to registration। मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब ये बोला गया है कि इनको रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाना है। तो फ्रॉम अदर स्टेट इन विच ही इज नॉट हैविंग एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। मान लो मैं यहाँ का हूँ और मैं गुजरात में माल बेचने के लिए गया तो मैं वहां रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। सच पर्सन नीड टू वेरी सिक्स टू सप्लाई एज ए कैजुअल टैक्सेबल, जहां से मैं सप्लाई देना चाहता हूँ। लेकिन अनार टैक्सेशन है वो इंडिया में आया तो इंडिया में वो कौन सी स्टेट में आएगा, तो वो कौन सी भी स्टेट में करवा सकता है, ये उसके लिए ऑप्शन रखा गया है। इसके बाद में गाइज आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लो मेरी कुछ डिटेल गलत चली गई, मान लो मेरे को एक प्लेस ऑफ बिजनेस और जोड़ना है, या मान लो मेरे को कोई डिटेल चेंज करवानी है तो इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है आपको कुछ डिटेल है वो चेंजेस करवानी है। देखो लिखा हुआ ना, चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। या मान लो जो पर्सन बिजनेस कर रहा था उसकी डेथ हो गई, तो डेथ हो गई, मान लो उसके फादर के नाम पर GST नंबर थे, उसको अपने बेटे के नाम पर कन्वर्ट करवाने हैं या किसी और के नाम पर, तो वो सारी डिटेल्स है वो अमेंडमेंट के थ्रू हो जाते हैं। इसके बाद में प्रोसीजर्स फॉर कैंसिलेशन दिया हुआ है। प्रोसीजर भी आप कुछ ऐसा काम कर देते हो, आपने कुछ घपला कर दिया, आपने टैक्स चुकाया नहीं, आप अपने GST की रिटर्न फाइल ही नहीं करते हो, मतलब आपके जो GST का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है। GST नंबर लेने का मतलब होता है GST रिटर्न आपको फाइल करने होते हैं, तो GST रिटर्न वगैरह आप कुछ फाइल नहीं करते हो तो आप प्रॉपर ऑफिसर है वो कैंसिल भी कर सकता है आपकी GST नंबर। इसके बाद में गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। इसका डिटेल चैप्टर में आपको अपने नोट्स में एक साथ पढ़ाऊंगा जिसमें आपको सारे टॉपिक वाइजली कवर किए जाएंगे। थैंक यू गाइज।